एपिसोड 641। सोनिया गार के उस हिस्से में पहुंची तो देखा पारस एक जगह सूखी घास के बिस्तर पर लेटा हुआ था। एक हसीन नौउम्र लड़की उसके सराहने बैठी हुई उसके सर को सहला रही थी। आहट सुनते ही उसने चौंक कर सोनिया और दो मुसल्ला अफराद को देखा। फिर उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। उन आंखों में बला की चमक थी। वो दांत पीस रही थी और आहिस्ता आहिस्ता उठते हुए कह रही थी, जाओ, चले जाओ यहां से। अगर किसी ने इसे हाथ लगाया तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सोनिया ने हाथ उठाकर कहा, गुस्सा ना करो, मैं इस नौजवान की मां हूं। मैं उस वक्त तक मारिया के दिमाग में पहुंच चुका था। वो अपने दिमाग में बेचैनी सी महसूस कर रही थी। उस जहरीली लड़की की छठी हिस्स बहुत तेज थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि दिमाग में पराई सोच की लहरें हैं। उसकी सोच ने बताया, अभी पारस होले से कराने के बाद खामोश हो गया था। इसका मतलब था वो होश में आने वाला है। वो सोच रही थी ये कितना अच्छा मौका था। ये होश में आ जाता तो मैं इसे यहां से दूर भगा देती, इतनी दूर भगा देती कि मेरी मां इसे अपने जादू टोने से नुकसान न पहुंचा सकती। ये जिंदा रहता तो मुझे कितनी खुशी होती, मगर ये तीन दुश्मन कहां से आ गए हैं। मैंने उसकी सोच में कहा, ये दुश्मन नहीं हो सकते। ये औरत कह रही है कि इस नौजवान की मां है। फिर उसकी सोच ने कहा, अगर ये मां है तो अच्छी बात है, अगर दुश्मन होगी तो मैं तीनों को डस लूंगी। मैंने सोनिया के पास आकर कहा, यह पारस को बहुत चाहती है। इसकी जान बचाने के लिए इसके होश में आने का इंतजार कर रही है। ये लड़की बहुत खतरनाक है, इसे गुस्सा ना दिलाना, वरना मौका पाते ही डस लेगी। मारिया की सोच से पता चला था। थोड़ी देर पहले पारस के कर्राने की आवाज आई थी। इसका मतलब यह था वो गफलत की नींद से वापस आ रहा है। अब उसके दिमाग में पहुंचकर उसकी जहनी और जिस्मानी हालत का अंदाजा किया जा सकता है। यह सोचकर मैं उसके अंदर पहुंच गया। वो होश में आ रहा था, लेकिन दिमाग में अजीब सा इंतशार था। कोई सोच की लहर एक जगह ठहरने नहीं पाती थी। कोई भी बेहोश होने वाला जब भी होश व हवास की तरफ आता है तो उसके दिमाग का इंतशार भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता है और वो आंख खुलने से पहले समझने की कोशिश करता है कि कहाँ है और किस हाल में है। लेकिन मेरा बेटा कुछ समझ नहीं पा रहा था। सोच की बेतरतीब लहरें इधर से उधर भटक रही थीं। मैंने उसे आवाज दी, बेटे खुद को संभालो, देखो मैं तुम्हारे पास हूं। आंखें खोलो और अपनी मम्मा को देखो। मेरे मुखातिब करने पर कोई मुनासिब रद्द अमल नहीं हुआ। हालांकि वो अच्छी तरह होश में आ चुका था, सिर्फ आंखें खोलने की देर थी। मुझे हैरानी हुई, वो मेरी आवाज नहीं सुन रहा था या सुनकर भी समझ नहीं पा रहा था। मैंने परेशान होकर सोनिया से कहा, इसकी अजीब दिमागी हालत है, ये अपने आप में नहीं है। ऐसा कहते वक्त मैंने सोनिया की आंखों से देखा पारस अपनी मुट्ठियां भींच रहा था और दोनों एड़ियां आगे पीछे आहिस्ता आहिस्ता रगड़ रहा था। मैं फिर उसके दिमाग में पहुंचा। अभी उसने आंखें नहीं खोली थीं। उसके तसव्वुर में अजीब अजीब सी डरावनी शक्लें आ रही थीं। कोई बड़े बड़े दांत दिखा रहा था, कोई बड़े बड़े नाखूनों से नोचने आ रहा था। ऐसे ही वक्त उसे जोजो की आवाज सुनाई थी, पारस तुम कहां हो, तुम कैसे हो? अरे ये तुम क्या सोच रहे हो? ऐसी भयानक सूरतों के मुतालिक सोचने की क्या जरूरत है? मेरी बात का जवाब दो। मैंने भी उसे मुखातिब किया, हाँ बेटे देखो तुम्हारी जोजो आई है, उससे बातें करो। वो हंसने लगा। जोजो ने कहा, ये हंस रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैं इससे बात नहीं करूंगी। पारस ने आंखें खोल दी। चंद लम्हों तक साकित पड़ा एक तरफ देखता रहा। फिर उसने दोनों हाथों से सर को थाम लिया। कहने लगा, ये कौन सी जगह है? ये इधर से उधर हिल रही है। ये सामने पत्थर वाली दीवार मेरी तरफ आ रही है। उसने घबराकर आंखें बंद कर लीं। मैंने कहा, बेटे तुम जिन चीजों का जिक्र कर रहे हो वो ठोस हैं और अपनी जगह से हिल नहीं सकती। अपने दिमाग को काबू में रखो और आंखें खोल कर देखो। उसने फिर आंखें खोल कर देखा। सोनिया सामने आ गई थी, लेकिन वो सोनिया को नहीं पहचान रहा था। हंसते हुए कहने लगा, अरे ये इधर से उधर हिल रही है। उसने कहकहा लगाया, फिर उठकर बैठ गया। मैं उसके दिमाग में रहकर देख सकता था और समझ सकता था कि सोनिया उसे हिलती हुई दिखाई दे रही है। वो जैसे नशे में था, बहुत मदहोश था और अपने सामने नजर आने वाली हर चीज को एक जगह ठहरा हुआ नहीं देख सकता था। दूसरी तरफ ये बात समझ में आ रही थी कि उसकी रगों में दौड़ने वाला जहर खत्म हो चुका था, सिर्फ उसकी नशीली कैफियत बाकी रह गई थी। सोनिया ने उसे मुखातिब किया, बेटे मुझे देखो, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी मम्मा हूं, मुझसे बातें करो, मेरी तरफ देखो। वो दोनों मुसल्ला अफराद को देख रहा था। फिर उसने सर घुमाकर मारिया को देखा। मारिया उसके करीब आ गई। दोनों की नजरें मिली तो वह एकदम से ठिठक गया। उसकी आंखों में देखता रह गया। मैं उसके अंदर रहकर समझ रहा था
पारस उसकी जहरीली आंखों के रिश्ते से बंधा हुआ था, क्योंकि वो जहर उसके अंदर भी मौजूद था और जहर जहर को पहचान रहा था। किसी की आंखों के जरिए काबू में कर लेने को हिप्नोटाइज कहते हैं। वो लड़की तनवीमी अमल नहीं जानती थी, न ही पारस को अपना गुलाम बनाने का इरादा था। ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि पारस उसे अच्छा लगता था। जब वो उसे देखती थी तो मुसलसल देखती ही चली जाती थी। उस वक्त भी पारस की आंखों में झांक रही थी, इस वक्त भी वो पारस की आंखों में झांक रही थी और पारस उसकी तरफ खिंचा हुआ था। मैंने महसूस किया जैसे मेरे बेटे की सारी मुंतशिर सोचें एक जगह थम गई हैं। वो ज़रा नॉर्मल हो गया। उसकी सारी तवज्जो मारिया की आंखों की तरफ थी। वो आंखों में देखते रहने से एक अजीब सी लज्जत महसूस कर रहा था। उसका जी चाहता था इसी तरह उसे देखता रहे। जोजो ने उसे आवाज़ दी, अरे तुम इसकी आंखों में क्या देख रहे हो? मेरी बात सुनो, मुझसे बात करो। वो ज़ोर से बोल रही थी, लेकिन उसके दिमाग में वो आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी। मैंने भी उसे मुखातिब किया तो मेरी आवाज़ भी उसे दूर से आती हुई महसूस हुई, जैसे कोई बाज़गश्त हो जो गूंजते रहने के बाद ख़त्म हो गई हो। उसका दिमाग किसी को जानने पहचानने या किसी की बात सुनने समझने के काबिल नहीं था। वो दोनों इसी तरह एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। थोड़ी देर के बाद मारिया ने आहिस्तेगी से कहा, इस औरत को देखो, क्या वो तुम्हारी माँ है? मुझे ये देखकर ताज्जुब हो रहा था कि वो मारिया की आंखों से पहचान रहा है, उसकी बात सुन रहा है, समझ रहा है। उसके कहने पर उसने नजरें हटाईं, फिर सोनिया की तरफ देखने के लिए सर घुमाया। उसका सर पहले की तरह घूमने लगा। सोच की तमाम लहरें मुंतशिर हो गईं। इस बार उसे वो दोनों मुसल्ला अफराद शैतान की तरह नजर आ रहे थे। उनके चेहरे भयानक लग रहे थे। सोनिया भी चुड़ैल दिखाई दे रही थी। उसने खौफजदा होकर एक चीख मारी, फिर पलटकर मारिया से लिपट गया। उसके बाजुओं में मुंह छुपाने लगा। अब मैं मारिया के दिमाग में था। वो उसकी हालत पर परेशान नहीं थी। इससे पहले कई बार ऐसा हुआ था। उसने अब तक 3 चाहने वालों को डसा था और वापस जहर चूस लिया था। उनमें से एक सपेरा था जो उसे बहुत चाहता था, दूसरी एक सहेली थी, तीसरा पारस था। उसकी सहेली भी इसी तरह दिमागी तवाजुन खो चुकी थी। कुछ अरसे तक उसकी हालत अजीब सी रही थी। वो होशमंदी की बातें नहीं करती थी, फिर रफ्ता रफ्ता नॉर्मल हो गई थी। वो सपेरा भी जहर चूस लेने के बाद जिंदगी की तरफ लौट आया था, लेकिन पागल हो गया था। फिर वो कभी होशमंदी की बात न कर सका। चंद रोज के बाद ही मर गया। वो सोच रही थी, मैं इस नौजवान को मरने नहीं दूंगी, इसे अपनी जान देकर भी बचा लूंगी, जिस तरह अपनी सहेली को बचाया था। और मैं सोच रहा था, ये जज्बाती बातें हैं। मुझे फौरन ही अपने बेटे को बड़े बड़े तजुर्बेकार डॉक्टरों के पास पहुंचाना चाहिए। ये अभी खतरे में है। अगर देर हो गई तो खुदा न खास्ता बेटा हमारी आंखों में आंसू ले आएगा। मैंने सोनिया से कहा, मारिया को समझाओ, हम दोनों को शहर ले जाएंगे, इसे इसके वालिदैन तक पहुंचाएंगे और पारस का इलाज कराएंगे। सोनिया ने कहा, मारिया तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने हमारे बेटे को जहर से नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इसे जिंदगी की तरफ वापस ले आई हो और अब भी इसका ख्याल रखती हो। मगर तुम्हारे इलाज से हमारी तसल्ली नहीं होगी। हम इसे किसी बड़े डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मारिया ने एकदम से घूर कर देखा और इनकार में सर हिलाया। सोनिया ने पूछा, क्या तुम अपने वालिदैन से मिलना नहीं चाहती? हम तुम्हें उनके पास ले जाएंगे। उसने सोचती हुई नजरों से सोनिया को देखा, फिर पारस को देखकर उसके बालों में उंगलियां फेरी। उसके बाद कहा, मैं नहीं जाऊंगी, इसे भी नहीं जाने दूंगी। इसका इलाज करूंगी, ये जल्द ही अच्छा हो जाएगा। वो पारस से अलग होकर एक तरफ गई। वहां बहुत सी जड़ी बूटियां रखी हुई थीं। मिट्टी के एक प्याले में कोई रकीक दवा नजर आ रही थी। शायद इन जड़ी बूटियों से अर्क निकाला गया था। वो मिट्टी का कटोरा उठाकर लाई और पारस के होंठों से लगाकर बोली, इसे पी जाओ। मैं मारिया की सोच पढ़ रहा था। मुझे पता चला उसने पहले भी यही अर्क उसे पिलाया था, जिसके असर से अंदर का जहर खत्म होता जा रहा था। मैंने इस दवा पर एतराज नहीं किया। पारस ने मिट्टी के प्याले को होंठों से लगाया, फिर एक घूंट पीकर बुरा सा मुंह बनाने लगा। दवा बहुत ही कड़वी थी। मारिया ने कटोरे को उसके हाथ से ले लिया, फिर बोली, मेरे हाथ से पियोगे तो दवा कड़वी नहीं लगेगी। पारस ने नजरें उठाकर देखा, फिर उसकी आंखों में गुम होने लगा। उसे पता नहीं चला कि वो प्याले को उसके होंठों से लगाकर दवा पिलाने लगी है। वो कड़वी कसेली दवा चुपचाप पीता जा रहा था। जब कटोरा खाली हो गया तो मारिया ने कहा, ये हम दोनों को शहर ले जाना चाहते हैं, लेकिन मेरी माँ बहुत बड़ी जादूगरनी है, वो हमें यहाँ से जाने नहीं देगी। सोनिया ने कहा, तुम्हारी माँ अब जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है। तुम्हारा रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा। मारिया ने चौंक कर उसे देखा,
फिर पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही हूं। यहां से निकलकर बस्ती वालों से पूछ लो और खुद अपनी आंखों से मां की लाश देख लो। लेकिन वो तुम्हारी अपनी मां नहीं थी। हम तुम्हारी अपनी मां और बाप के पास तुम्हें पहुंचाना चाहते हैं। वो खुश होकर बोली, मैं नहीं जानती कि माँ बाप क्या होते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि उस चुड़ैल से पीछा छूट गया। अब हम दोनों जरूर शहर जाएंगे। लेकिन देखो, मैं वार्निंग देती हूं, अगर किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाया या धोखा दिया या इस नौजवान को मुझसे छीन कर ले जाना चाहा, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सोनिया, हम देख रहे हैं कि हमारा बेटा इसकी आंखों के सामने काबू में रहता है। इनमें एक दूसरे के लिए जहरीली कशिश है। पारस ने इस कशिश से निकलकर जब तुम्हें और 2 मुसल्ला अफराद को देखा था, तो फिर उसके दिमाग में इंतशार पैदा हो गया था। मारिया हमारे बेटे के लिए बहुत अहम है, इसे साथ रखना होगा। ज्यादा से ज्यादा इसके माँ बाप को इत्तला दे दी जाएगी कि उनकी बेटी हमारे पास है, और जब तक हमारा बेटा नॉर्मल नहीं होगा वो इसी के साथ रहेगी। मैंने अपने मखसूस ज़राए इस्तेमाल किए। एक तैयारा चार्टर्ड कराया। इरादा था कि पारस को यहाँ से हेलीकॉप्टर में निकोगारा ले जाऊंगा, वहाँ से तैयारे में पेरिस पहुँचाऊंगा। इस सिलसिले में मैंने पेरिस के जिम्मेदार अफसरान को भी इत्तला दे दी। मैं जल्द ही वहाँ पहुँच रहा हूँ और पहुँचने से पहले फिर ख्यालखानी के ज़रिए इत्तला दूंगा। हमारे हेलीकॉप्टर में जो लोग सलारा को तलाश करने गए थे वो नाकाम लौट कर आ गए। हम जो मुसलसल कामयाबियां हासिल करते जा रहे थे, अब नाकामियों से 2-4 हो रहे थे। एक तो पारस हमें मिलकर भी जैसे नहीं मिला था। बदनसीबी चैलेंज कर रही थी कि अपने बेटे को बचा सकते हो तो बचा लो। दूसरी नाकामी सलारा का हाथ से निकल जाना था। पता नहीं वो लोग उसे कहाँ ले गए थे। हमारा दूसरा हेलीकॉप्टर आमना के पास था। मैंने उससे राब्ता कायम किया, फिर कहा, मैं सोनिया का हेलीकॉप्टर ले जा रहा हूं, तुम उसके लिए अपना हेलीकॉप्टर रवाना कर दो। आमना ने पूछा, सोनिया कहाँ है? आर्मर तुम्हारे पायलट को गाइड करेगा, तुम्हारा हेलीकॉप्टर उसके पास पहुंच जाएगा। फिर मैंने सोनिया से कहा, तुम यहां दूसरे हेलीकॉप्टर का इंतजार करो, मैं मारिया और पारस को अपने साथ ले जा रहा हूं। सोनिया ने मारिया को देखा, फिर कहा, ये लड़की जहरीली है, इनके साथ हमारे 2-4 आदमी जाएंगे। इस बात का अंदेशा है कि इसे किसी बात पर गुस्सा आएगा तो ये किसी को भी डस लेगी, लिहाजा बहुत एहतियात की ज़रूरत है। निकोगारा से तुम इसके साथ हो जाओगे, तुम्हें भी मोहतात रहना होगा। फिर उसने मारिया से कहा, बेटी तुम बहुत अच्छी हो, चलो पारस को अपने साथ ले चलो। पारस ना सोनिया को पहचान रहा था, ना सोच के जरिए हमारी किसी बात का जवाब दे रहा था, बल्कि हमारी सोच की लहरें ही उसकी समझ में नहीं आती थीं। मारिया के कहने से वो उठकर खड़ा हो गया, फिर उसकी गर्दन में बाजू डालकर उसके सहारे चलने लगा। वो अच्छा खासा बॉडी बिल्डर था। मारिया दूर तक उसका बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। सोनिया ने कहा, बेटी इससे कहो कि ये मेरा सहारा लेकर चले। मारिया ने जब पारस को ये बात कही तो वो राजी हो गया। सोनिया का सहारा लेकर चलने लगा। मैंने हेलीकॉप्टर के पायलट से कहा, इसे पहाड़ी से उतार कर नीचे ले आओ। सोनिया और दोनों मुसल्ला नौजवान बहुत मोहतात थे। मारिया को खुश रखने के लिए उसकी तारीफें करते जा रहे थे। सोनिया ने कहा, पेरिस पहुंचने के बाद जोजो की तरफ से परेशानी होगी, वो पारस के पास अस्पताल में आना चाहेगी और ये मुनासिब नहीं होगा क्योंकि मारिया वहां रहेगी। मैंने कहा, हम जोजो को समझाएंगे, यूं भी उसका इदारे से बाहर निकलना मुनासिब नहीं है। सोनिया ने पारस को सहारा देकर हेलीकॉप्टर में बिठाया। मारिया उसके पास बैठ गई। 2 मुहाफिज उनके पीछे वाली सीट पर बैठ गए। हेलीकॉप्टर वहां से रवाना हो गया। हमने इस बात को हत्तुल इम्कान राज में रखने की कोशिश की थी कि पारस को यहां से मुंतकिल किया जा रहा है। मैंने जब से तंजीम वाले गोरीलों को उस होटल में ख़त्म किया था, तब से दुश्मन मेरे करीब नहीं आते थे, लेकिन दूर ही दूर से निगरानी करते थे। मैं नहीं चाहता था पारस निकोगारा पहुंचे और यहां से तैयारे में पेरिस जाए तो दुश्मनों को खबर हो जाए। पारस का हेलीकॉप्टर रात के 8 बजे तक पहुंचने वाला था। मैंने अपनी एक आर्जी डमी बनाई। अपने कद और जिसामत की मुनासबत से एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया जो इदारे से आया था और निकोगारा में हमारी खिदमात के लिए रह गया था। रात के वक्त मुकम्मल मेकअप की ज़रूरत नहीं थी। जिस वक्त मुझे पता चला कि हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट पहुंच रहा है तो पोमी मेरी उस डमी के साथ होटल से निकली और उसके साथ कार में बैठकर तफरी के लिए निकल गई। मैंने उसे समझा दिया था वो डमी के साथ ऐसी ऐसी जगह जाए जहां रोशनी कम से कम हो। उसके जाने के बाद मैं होटल से निकला। मैंने भी आर्जी मेकअप किया था। होटल के रनवे पर हमारा चार्टर्ड तैयारा खड़ा हुआ था। मेरे आदमी मारिया और पारस को उस तैयारे में पहुंचा चुके थे। मेरे वहां पहुंचते ही तैयारा रवाना हो गया। मैंने अपने तौर पर हर मुमकिन कोशिश की थी
कि मेरा बेटा दुश्मनों की नज़रों में ना आए, लेकिन दुश्मन भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने दूर दूर तक जाल बिछा रखा था। उन्हें इस बात की इत्तला मिल जाती थी कि कितने हेलीकॉप्टर जंगल में जा रहे हैं और कितने जंगल से वापस आ रहे हैं, और जो हेलीकॉप्टर वापस आ रहे हैं वो किससे ताल्लुक़ रखते हैं। ट्रांसफार्मर मशीन के लिए वहां जितनी पार्टियां आई थीं, उनके एक दो जासूस एयरपोर्ट की इमारत में ज़रूर मौजूद रहते थे। उन्होंने एक तैयारा रनवे पर देखा था जो पेरिस जाने वाला था, और पेरिस का नाम सुनते ही तमाम दुश्मन चौंक जाते थे, क्योंकि टेलीपैथी जानने वालों का ताल्लुक़ इस शहर से और वहाँ की हुकूमत से ख़ास तौर पर था। वहाँ मौजूद रहने वाले सुराग रसानों ने एक हेलीकॉप्टर से मारिया और पारस को उतरते देखा। बहुत कम ऐसे थे जो पारस को चेहरे से पहचानते थे। वहाँ मौजूद रहने वाले जासूस उसे पहचान ना सके। मारिया भी उनके लिए अजनबी थी। उन्होंने अपनी अपनी पार्टी के लीडरों को रिपोर्ट दी कि एक हेलीकॉप्टर से एक नौजवान एक नौउम्र लड़की के साथ उतरते देखा गया है। नौजवान कुछ बीमार सा है। उसे 2 आदमी सहारा देकर चार्टर्ड तैयारे में ले गए हैं। चूंकि वो हेलीकॉप्टर जंगल से आया था और वो हमसे ताल्लुक़ रखता था, इसलिए उन्होंने यकीन की हद तक शुबा किया वो नौजवान पारस हो सकता है। ये बात उनकी समझ में नहीं आई कि नौउम्र लड़की कौन हो सकती है। उन्हें सलारा के मुताल्लिक़ मालूम था वो एक भरपूर औरत थी। वो ये भी जानते थे कि जो बाबा साहब के इदारे में है। बहरहाल मारिया उनके लिए ज़्यादा उलझन का सबब नहीं थी। उनके लिए इतना ही काफ़ी था कि पारस के मुताल्लिक़ मालूम हो चुका था। एयरपोर्ट पर 2 आदमी उसे सहारा देकर ले जा रहे थे। इससे यही बात समझ में आई कि वो बीमार है और उसे बाबा साहब के इदारे में वापस भेजा जा रहा है। मैंने पेरिस के एक जिम्मेदार ऑफिसर से कहा, हम बखैरियत तैयारे में सफ़र कर रहे हैं, लेकिन अंदेशा है दुश्मन इस शहर में पारस को घेरने और फिर अगवा करके ले जाने की कोशिश करेंगे, लिहाजा सख्त इंतजामात किए जाएं। जनाब, आप इत्मीनान से आइए। इस तैयारे को हमारे एक फ़ौजी अड्डे पर उतारा जाएगा, फिर वहाँ से फ़ौजियों की निगरानी में पारस को अस्पताल पहुँचाया जाएगा। हमने बड़े बड़े माहिर डॉक्टरों को यहाँ बिठा रखा है। ये हर किस्म के जहर के असरात और उनके तोड़ के मुतालिक 40 और 50 साल तजुर्बा रखते हैं। आर्मर ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, मेरे भाई कबीले का सरदार सोनिया के पास आया था। उसने चंद कागजात दिए हैं जो सर थॉमस जॉनसन से ताल्लुक़ रखते हैं। उन कागजात में उसका मुकम्मल पता भी मौजूद है। क्या तुम उसे उसकी बेटी के मुताल्लिक इत्तला देना चाहोगे? ज़रूर इत्तला देनी चाहिए। तुम पता बताओ। उसने पता बताया। मैंने वही पता पेरिस के अफसर को बताते हुए कहा, सर थॉमस जॉनसन से राब्ता कायम करो और उससे कहो उसकी बेटी जो पैदाइश के बाद सपेरों की बस्ती में परवरिश पा रही थी, वो अब पेरिस पहुंच रही है। उसका नाम मारिया है। वो मारिया की माँ के साथ अपनी बेटी से मिलने पेरिस आ सकता है। एक तवील अरसे के बाद मैंने अपने बेटे की सूरत देखी थी, लेकिन भागदौड़ में और हिफाजती इंतजामात करने में मुझे इतना वक्त लग गया कि उसे अच्छी तरह तवज्जो से देख न सका। मारिया से भी सरसरी मुलाकात की, अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाया, फिर ख्याल खानी में मसरूफ़ रहा। जब हर तरफ से इत्मीनान हो गया तो मैंने पहले पारस के अंदर पहुंचकर देखा। उसका दिमाग अभी तक उसके काबू में नहीं था और पहला जैसा इंतशार भी नहीं था। वो सो रहा था और उसके जहन में मारिया की दोनों आंखें नक्श थीं, जैसे वो उन आंखों को देखते देखते सो गया हो। वो नींद की हालत में भी उस जहरीली लड़की के एक हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए था। वो जाग रही थी, कभी कभी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है। क्या तुम खूबसूरती का मतलब समझती हो? वो कुछ सोचकर बोली, हाँ, मेरा रंग गोरा है और वहाँ कबीले में सब के सब काले थे। मैंने उसे समझाया, खूबसूरती का मतलब सिर्फ गोरा रंग नहीं है। नाक नक्शा अच्छा हो तो सांवले रंग की और काले रंग की औरतें भी खूबसूरत कहलाती हैं। तुम्हारा रंग भी गोरा है, नाक नक्शा भी अच्छा है, बल्कि बहुत ही अच्छा है, और तुम खूबसूरत इसलिए भी हो कि तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है। तुम चाहती तो मेरे बेटे को डसने के बाद छोड़ देती, ये ख़त्म हो जाता, लेकिन तुमने इसे बचा लिया। जो लड़की मेरे बेटे की जान बचाए वो मेरे लिए दुनिया की हसीन तरीन लड़की है। वो खुश होकर बोली, तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। मैं तुम्हें क्या कहूँ? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम फरहाद है, लेकिन तुम मुझे पापा कहकर मुखातिब कर सकती हो। हमारी बस्ती में 2 ताजिर आए थे। वो मुझे बताते थे कि बाप को डैडी या पापा कहते हैं। तुम मुझे भी अपना बाप समझो। अचानक मारिया ने मुझे गुस्से से देखा। उसकी आंखों में बला की चमक थी। ऐसा लगता था जैसे सांप गुस्से से फन उठाने वाला हो। वो बोली,
क्या तुम्हारी नीयत बदल गई है? तुम लोगों ने वादा किया था कि मुझे मेरे बाप से मिलाओगे और खुद बाप बन रहे हो। मुझे धोखा देना चाहते हो? बेटे, ऐसी बात नहीं है। हम जहां जा रहे हैं वहां तुम्हारे माँ बाप मिलने आएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, लेकिन बाप जैसा हूं। उसका गुस्सा जरा कम होने लगा। मैं बड़ी उलझन में पड़ गया। अगर इस लड़की को इसी तरह गुस्सा आता रहा तो हमारे लिए बड़ी खतरनाक साबित होगी। कुछ देर सोचते रहने के बाद मैंने कहा, क्या तुम पारस को बहुत चाहती हो? उसने मेरे बेटे की तरफ देखा, फिर उंगली से इशारा करते हुए बोली, इसका नाम पारस है ना? मैंने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। वो खुश होकर बोली, बहुत चाहती हूं। ये बहुत अच्छा लगता है। जी चाहता है हमेशा मेरे पास रहे और मैं इसके पास रहूं और हम दोनों मिलकर दिन रात खेलते रहें। मेरे बेटे के साथ रहने की एक शर्त है। तुम अपने दिमाग से गुस्से की गर्मी को ख़त्म करने की कोशिश करो। तुम्हें बहुत जल्द गुस्सा आता है और गुस्से के नतीजे में तुम किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हो। अरे वाह, कैसी बात करते हो। गुस्सा तो मुझे उस वक्त आएगा जब कोई गुस्सा दिलाएगा। तुम लोग ऐसी बातें ही क्यों करते हो? बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो तुम्हारी समझ में नहीं आती। क्या एक बाप की तरह तुम्हें बेटी कहना या तुम्हारा मुझे पापा कह देना कोई गुस्सा दिलाने वाली बात है? ओह सॉरी, अब समझ गई। तुम्हें पापा कहूंगी और कभी गुस्सा नहीं दिखाऊंगी। शाबाश। एक बात बताओ, क्या तुम्हारा दिल चाहता है कि खामखा किसी को दांतों से काट लो? वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, हमेशा किसी को काटने को दिल नहीं चाहता, लेकिन बहुत दिन हो जाते हैं तो कुछ बेचैनी सी होती है। जी चाहता है किसी को थोड़ा सा काट लूं। मेरे अंदर कोई चीज उबलती है जिसे मैं किसी के अंदर उगल देना चाहती हूं। ऐसे वक्त तुम क्या करती हो? मैं बर्दाश्त करती हूं। जब बर्दाश्त नहीं होता तो किसी जानवर को काट लेती हूं। ये कहकर वो हंसने लगी, फिर बोली, एक बार मैंने अपनी सहेली को काट लिया था। वो बेचारी बहुत परेशान हुई, मरते मरते बच गई, लेकिन मैंने उसे बचा लिया, उसका इलाज भी किया। फिर उससे कहा, तुम इसी तरह कभी कभी मुझे काटने दिया करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, फौरन बचा लिया करूंगी। इस तरह तुम मेरे जहर की आदी हो जाओगी, फिर हम पक्की सहेलियां बन जाएंगी। लेकिन वो कमबख्त बहुत डरपोक थी। मेरे कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी तो मैंने ये इरादा तर्क कर दिया। ये कहने के बाद उसने खुश होकर पारस को देखा, फिर कहा, अब मैं पारस को पक्का दोस्त बनाऊंगी। कभी कभी इसे काट लिया करूंगी। मेरा जहर इसके अंदर फैलने लगेगा तो फिर इसे चूस लूंगी, इसे बचा लूंगी, इसका इलाज करूंगी। इस तरह ये मेरे जहर का आदी होता जाएगा। वो बोल रही थी और मैं परेशान होकर उसे देख रहा था और उसे देखकर पसीना पसीना हो रहा था। मेरे मुखालिफों में सबसे वसी ज़राए का मालिक सुपरमास्टर था। खुसूसन अफ्रीका की बेशुमार रियासतों के हुक्मरान उसके ज़ेर असर थे। उसके हर हुक्म की तामील करते थे। यही वजह थी कि वो हमसे पहले उस किले में पहुंच गया था। मास्कमैन और तंजीम वाले गोरिल्लों की तरह उसने भी अपनी एक टीम जंगल में भेजी थी, लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए थी। वो दरपर्दा अपनी ख़ास टीम हेलीकॉप्टर के ज़रिए रवाना कर चुका था। मैं वक्तन फ़वक्तन सुपरमास्टर के दिमाग में पहुंचता था और ये सारी मालूमात हासिल करता रहता था। मकामी पुलिस और इंटेलिजेंस वालों ने सुपरमास्टर को इत्तला दी थी कि किले का मालिक जॉर्ज फ्रीमैन नहीं है, कहीं फरार हो गया है। मैंने उसके नुमाइंदे को मुखातिब किया। उसने कहा, जनाब यहाँ कोई नहीं है। मैंने कहा, सलारा हमारे पास है, उससे समझौता हो चुका है, हम उसे वापस भेजना चाहते हैं। वो इस सिलसिले में अपने भाई से बातें करेगी। उसे मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ है और अगर ट्रांसमीटर के ज़रिए गुफ्तगू हो सकती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बताई जाए। आप झूठ बोल रहे हैं, सलारा आपके पास नहीं है और ना ही उससे कोई समझौता हुआ है। अगर ऐसी कोई बात होती तो आप मिस्टर जॉर्ज का पता और ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी ना पूछते। अगर नहीं पूछूंगा तो एक बहन को उसके भाई तक कैसे पहुंचाऊंगा? जनाब, वो बहन भाई बहुत कह रहे हैं। मादाम सलारा अच्छी तरह जानती हैं कि अपने भाई से किस वक्त और किस तरह रब्ता कायम करना चाहिए। मैं गुफ्तगू के दौरान उस नुमाइंदे के चोर ख्यालात पढ़ रहा था। उसे बहन भाई के मुताल्लिक बस इतना ही मालूम था कि वो एक दूसरे से किसी हाल में भी रब्ता कायम करना जानते हैं और ट्रांसफार्मर मशीन से मुताल्लिक जितने भी राज हैं वो उनके सीनों में दफन हैं। कोई और उनके मुताल्लिक नहीं जानता। मैंने कहा, मैं उस डमी सलारा से बातें करना चाहता हूँ जो अब से पहले कई बार तुम्हारे सामने आकर मुझसे गुफ्तगू कर चुकी है। मिस्टर जॉर्ज के जाने के बाद यहाँ कोई डमी नहीं रही। मेरे जैसे कुछ मुलाजिम रह गए हैं जिन्हें धमकी दी जा रही है
कि हथियार फेंककर बाहर निकल आएं, और हम यही करने वाले हैं। क्या जॉर्ज फ्रीमैन वो मशीन भी साथ ले गया है? मैंने मिस्टर जॉर्ज को जाते हुए नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है? कोई हेलीकॉप्टर जरूर किले के अंदर पहुंचा होगा। हमारा हेलीकॉप्टर आपके साहबजादे ने तबाह कर दिया। दूसरा 24 घंटे के बाद मिला, लेकिन हमने वापस कर दिया। उसे इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। मिस्टर जॉर्ज हमारे नाम एक पैगाम छोड़ गए थे कि हेलीकॉप्टर आए तो उसे वापस कर दिया जाए। यहाँ जितनी गाड़ियाँ हैं, हम उनमें बैठकर जहाँ चाहें जा सकते हैं और उस किले को खाली छोड़ सकते हैं। तो फिर तुम लोगों ने उस किले को पहले ही खाली क्यों ना किया? मिस्टर जॉर्ज ने हुक्म दिया था, उसे खाली करने से पहले यहाँ के तमाम खुफिया मैकेनिज्म को तबाह कर दिया जाए। यहाँ के तहखाने में और ऐसे खुफिया कमरों में जहाँ चोर दरवाज़ों से गुजर कर पहुँचा जाता है, उन सब जगह बारूदी सुरंग बिछा दी जाए और उन्हें तबाह कर दिया जाए। हमने सोच रखा था कि आमना किले के जुनूबी समत मील 2 मील के फासले पर कैंप बनाएगी और किले के शुमाली समत गुलाम बाकी का कैंप होगा। किले के पीछे दलदल थी, उस दलदल से परे सोनिया कैंप बनाने वाली थी। मैंने उन तीनों को मुखातिब करके कहा, अपने कैंप वहां से उठा लो और दूर चले जाओ। किले के अंदर जबरदस्त धमाके होने वाले हैं। सुपर मास्टर को यकीन था कि जॉर्ज फ्रीमैन उसी किले के किसी तहखाने में या किसी खुफिया कमरे में छुपा हुआ है, और वो कमरा यकीनन भूल भुलैया किस्म का होगा जहां तक पहुंचने में दुश्वारी होगी। लेकिन उसके पास ऐसे जदीद आलात थे जो खुफिया कमरों, चोर दरवाज़ों और तहखानों की निशानदेही करते थे। सुपर मास्टर को यकीन था कि उन आलात के जरिए वो ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंच जाएगा। वहां जॉर्ज फ्रीमैन के जितने मुलाजिम थे, उन्होंने हथियार किले के अंदर छोड़ दिए। अपने अपने हाथ उठाकर बाहर निकलने लगे। मकामी सिपाही उन सबको कैदी गाड़ियों में बिठा रहे थे। किले से निकलने वाले आखिरी शख्स ने तहखानों और खुफिया कमरों में बिछी हुई बारूद को एक टाइम बॉम्ब से मुंसलिक किया था। वहां से निकलते वक्त उसने धमाके के लिए 10 मिनट का वक्त मुकर्रर किया, फिर बाहर चला आया। उसे भी कैदी गाड़ी में बिठाया गया। वो गाड़ी किले से बाहर चली गई। बाहर दूर तक मकामी सिपाही और इंटेलिजेंस के लोग मौजूद थे। अब वो यकीन करना चाहते थे कि किले में कोई नहीं है। इस मकसद के लिए उन्होंने एक अफसर और 10 सिपाहियों को भेजा ताकि वो पूरे किले की तलाशी लेकर उन्हें रिपोर्ट पेश करें। उनके अंदर पहुंचते ही एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। सिपाहियों की चीखें गूंजने लगीं। जो लोग जान बचाकर बाहर निकल रहे थे, वो दूसरे धमाके की नज़र हो गए। फिर तीसरा, चौथा धमाका होने लगा। किले के बाहर खड़े हुए लोग बेतहाशा गिरते पड़ते भागने लगे। उस किले के अंदर ताकतवर बमों के जाल बिछाए गए थे। तकरीबन 20-22 धमाके हुए, जिसके नतीजे में वो किला खंडर बनकर रह गया। जो लोग वहां तलाशी लेने आए थे, उसे दूर से ही देखते रह गए। अब वहां जाने की जरूरत नहीं थी। अंदेशा था फिर थोड़े वक्फे से धमाके हो सकते हैं। मैंने जॉर्ज फ्रीमैन के नुमाइंदे से बातों ही बातों में एक काम की बात मालूम की थी, और वो ये कि वहां हेलीकॉप्टर आया था। इससे पहले ही जॉर्ज फ्रीमैन जा चुका था और हेलीकॉप्टर वापस भेज दिया गया था। चूंकि मैं उसके दिमाग में रहकर ये बातें मालूम कर रहा था, इसलिए सच और झूठ को समझ रहा था। उस नुमाइंदे ने अपनी आंखों से उस हेलीकॉप्टर को खाली जाते देखा था, जिसका मतलब ये था कि जॉर्ज फ्रीमैन वहां से पैदल रवाना हुआ है या किसी गाड़ी में सड़क के रास्ते से निकला है और फिर आगे जाकर कहीं रास्ता बदल चुका है। जाहिर है वो खाली हाथ नहीं गया होगा। उसके साथ वो तमाम सूटकेस होंगे जिनमें ट्रांसफार्मर मशीन के मुख्तलिफ हिस्से रखे गए होंगे। किले के जिन लोगों को कैदी बनाकर ले जाया गया था, अब उनसे बारी बारी पूछा जा रहा था। उनकी अच्छी तरह पिटाई भी हो रही थी। उन सबका मुश्तरका बयान यही था कि जॉर्ज फ्रीमैन चुपचाप वहां से चला गया। किसी ने उसे जाते नहीं देखा। ये एक नहीं, सबका बयान था। तमाम बयानात सुनने के बाद ये सोचना पड़ा कि तहखाने में कोई सुरंग ऐसी भी है जो जंगल के किसी हिस्से में निकलती है और जॉर्ज फ्रीमैन उसी सुरंग से फरार हुआ है। मैं वहाँ के हालात पर पूरी तवज्जो नहीं दे सकता था, क्योंकि बेटे के साथ दिन रात लगा रहता था। मैंने रसवंती और आर्मर से कह दिया था, चुपचाप सुपर मास्टर के दिमाग में पहुंचकर मालूमात हासिल करते रहो। उन दोनों के जरिए मालूमात मुझ तक पहुंच रही थी। उधर 1 घंटे तक जब किले में और कोई धमाका नहीं हुआ, तब सुपर मास्टर की पार्टियां वहां दाखिल हुईं। उन जबरदस्त धमाकों के बाइस तहखाने और खुफिया कमरे छुपे हुए नहीं रहे थे। उनकी दीवारें गिर चुकी थीं और तहखानों का ऊपरी फर्श जगह जगह से उखड़ गया था। इसके बावजूद वो जदीद आलात के जरिए ऐसी जगह तलाश कर रहे थे जो बम के धमाके से महफूज रही हो और वहां ट्रांसफार्मर मशीन छुपा कर रखी गई हो। तमाम दिन तलाश करते रहने के बाद मशीन तो ना मिली। एक सुरंग वाला रास्ता मिल गया। वो उस सुरंग से गुजरते हुए तकरीबन 2 मील तक गए। फिर ऊपर चढ़ने के बाद एक सीना नजर आया। वहां से चढ़ते हुए वो घनी झाड़ियों के दरमियान पहुंच गए। उन झाड़ियों को हटाकर देखा तो चारों तरफ जंगल नजर आ रहा था।
उन्होंने आसपास का अच्छी तरह जायजा लिया। वहां की जमीन कुछ मुलायम थी, जूतों के निशान भी दिखाई दे रहे थे और वो एक ही शख्स के जूतों के निशान थे। इस तरह ये समझ में आ रहा था कि जॉर्ज फ्रीमैन इसी रास्ते से गया है। एक सवाल खटक रहा था, वो इतनी बड़ी और वजनी मशीन तन्हा कैसे ले गया होगा। एक ही शख्स के जूतों के निशान ये साबित कर रहे थे कि जाने वाले ने किसी को अपना राजदार नहीं बनाया है और न ही किसी से मशीन उठवाकर यहां तक लाया है। वहां किसी गाड़ी के पहियों के निशानात भी नहीं थे, जिससे ये नतीजा निकाला जाता कि वो वजनी मशीन गाड़ी में रखकर ले जाई गई है। उधर कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं आ सकता था, क्योंकि मीलों दूर तक मैदान नहीं था, घने सायादार दरख्त थे। वो कला अपनी अहमियत खो चुका था। सलारा को मास्कमैन के आदमी ले गए थे। जॉर्ज फ्रीमैन रूपोश हो गया था और वो मशीन एक मुअम्मा बन गई थी। उन्होंने कले का चप्पा चप्पा देख लिया था, जदीद आलात की रहनुमाई हासिल की थी और ये बात यकीनी हो चुकी थी कि मशीन अब कले की हदूद में नहीं है। इसके बाद उन्होंने कले के चारों तरफ घूम फिर कर देखना शुरू किया। वो कले के 3 समतों में दूर दूर तक देखते रहे और वहां भी जदीद आलात के जरिए मालूम करते रहे। उसकी चौथी समत यानी पीछे की तरफ दलदल फैली हुई थी। उन्होंने दलदल के अतराफ भी घूम घूम कर देखा। कितने ही कदमों के निशानात दिखाई दे रहे थे। वहां ऐसे आसार थे जैसे किसी ने कैंप लगाया हो। यकीनन चंद घंटे पहले सोनिया का कैंप वहां था। मेरे कहने पर वो खेमे उखाड़कर अपने साथियों के साथ चली गई थी। सुपरमास्टर की टीम में बड़े बड़े माहिरीन और खुरांट किस्म के जासूस थे। वो सब हैरान थे कि आखिर वो मशीन कहाँ चली गई। क्या यही राय कायम की जाए कि जॉर्ज फ्रीमैन तन्हा इतनी बड़ी और वजनी मशीन के हिस्से करके उन्हें बारी बारी उठाकर उसी सुरंग से ले गया होगा? लेकिन कहाँ तक ले जाएगा? सुरंग से निकलने के बाद भी वो कितनी दूर तक मशीन उठाए उठाए मीलों दूर जंगल से गुजरता जा रहा होगा। कले के अंदर जो सामान तबाह हुआ था उसमें कई तरह की मशीनें भी थीं। उनके पुर्जे और हिस्से अलग अलग हो गए थे। कुछ मलबे में दबे हुए थे, कुछ नजर आ रहे थे। उन्होंने मलबा हटाकर तमाम मशीनों के हिस्से और पुर्जे एक जगह जमा किए और उन्हें माहिरीन की रिपोर्ट के लिए शहर भेज दिया। जहां मेरी टेलीपैथी काम आती है, वहां चुटकी बजाते ही मुश्किल से मुश्किल मसला हल हो जाता है। सुराग रसानी का कितना ही पेचीदा मामला हो, वो पलक झपकते ही समझ में आ जाता है। चूंकि मैं जॉर्ज फ्रीमैन और सलारा के दिमाग में पहुंच नहीं सकता था, उनकी चालबाजियों को समझ नहीं सकता था, इसलिए इस कदर सुराग रसानी की ज़रूरत पेश आ रही थी और एक एक बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ रही थी। उधर पारस की तबीयत संभल गई थी, मगर वो पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुआ था। कभी हमें पहचानता था और कभी पहचानने से इनकार कर देता था, लेकिन हर हाल में मारिया को अपने करीब देखना चाहता था। मैं थोड़ी देर बाद उसकी हालत बयान करूंगा। अभी वो मशीन हम सब के लिए एक चैलेंज बनी हुई है। हम सबको इस बात का यकीन था कि जॉर्ज फ्रीमैन तन्हा गया है। एक ख्याल ये कायम होता था कि जॉर्ज फ्रीमैन हर तरफ से मायूस होकर उस मशीन को दलदल में छोड़ गया है, और दलदल में छोड़ने का मतलब ये था कि अब वो किसी के काम नहीं आ सकती थी। उस दलदल की गहराई का अंदाज़ा किसी को नहीं था। गहरे से गहरे दरिया और समंदर में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, लेकिन दलदल में धंसने वाले को बचाना नामुमकिन होता है। इसके बावजूद मशीन के दीवाने बास आने वाले नहीं थे। सुपरमास्टर के चंद जाबाज इसी दलदल में उतरने के लिए तैयार हो गए। उनके लिए ख़ास तौर पर दलदल प्रूफ लिबास तैयार करवाया गया। ऑक्सीजन के सिलेंडर वगैरह का इंतज़ाम करके उन्हें हेलीकॉप्टर से नीचे लटकाया गया। वो तादाद में 4 थे। उन्हें रस्सियों से बांधकर दूर हेलीकॉप्टर के जरिए लटकाया गया था और आहिस्ता आहिस्ता दलदल में छोड़ा गया था। वो दलदल में डूबते चले गए। समंदर की गहराइयों में उतरने वाले गोताखोर दूर तक पानी में देख लेते हैं। वो 4 शख्स जो दलदल के मुख्तलिफ हिस्सों में उतरे थे, उन्हें अपने आसपास सिवाय दलदल के और कुछ नजर न आया। वहां पानी नहीं था, कीचड़ की मोटी तह थी जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता था। वो जहां तक उतरते गए वहीं तक मालूम होता गया कि कोई फौलादी मशीन नहीं है। उन्हें वहां सिर्फ 15 मिनट के लिए उतारा गया था, उसके बाद वापस खींचा गया। वो चारों पहचाने नहीं जा रहे थे। कीचड़ में इस तरह अटे हुए थे कि आदमी का सरापा नजर ही नहीं आता था। उन्हें इसी तरह हेलीकॉप्टर से लटकाकर परवास कराते हुए ज़रा फासले पर बहते हुए दरिया में छोड़ दिया गया। उन्होंने दरिया से निकलकर बहुत ही मायूस कुन रिपोर्ट दी। इस दलदल में उतरने वालों को ना तो आसपास कुछ नजर आया था और न ही उन्होंने वहां कोई ठोस फौलादी चीज महसूस की थी। वो दलदल दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके चप्पे चप्पे पर अपने जाबाजों को उतारने की जरूरत थी, लेकिन वो 4 जाबाज जो रिपोर्ट दे रहे थे उसके बाद किसी की जरूरत नहीं हुई। उन्होंने बताया गैस सिलेंडर के बावजूद घुटन का एहसास हो रहा था।
वो लोग अपनी मुस्तकिल मिजाजी और क़ुव्वत इरादे के बायस जिंदा रहे थे और गैस सिलेंडर से सांस लेते रहे थे, वरना ये हर एक के बस की बात नहीं थी। यूं लगता है जैसे जीते जी दलदल की कब्र में दफन कर दिए गए हों। वहाँ जितनी पार्टियां आई थीं सब मायूस हो रही थीं। सिर्फ मास्क मैन की पार्टी ने कुछ हासिल किया था। सलारा को कैदी बनाने के बाद ये उम्मीद बन गई थी कि जॉर्ज फ्रीमैन उनसे ज़रूर राब्ता कायम करेगा, उससे कोई दोस्ताना समझौता हो सकेगा। वो बहन भाई ऐसे ही किसी दोस्ताना समझौते के लिए मुझसे राज़ी नहीं थे। इसके बावजूद मैंने एक बार कोशिश की। जॉर्ज फ्रीमैन के दिमाग पर दस्तक दी तो उसने सांस रोक ली। मैंने थोड़ी देर बाद उसे मुखातिब करना चाहा, उसने फिर सांस रोक ली। वो एक पल के लिए भी मुझे अपने दिमाग में जगह नहीं दे सकता था। उसे अंदेशा होगा कि ज़रा मौका मिला तो मैं मालूम कर लूँगा कि मशीन कहाँ है। मैंने सलारा को मुखातिब किया, उसने सांस रोक ली। मैंने फिर दूसरी बार मुखातिब किया। उसने पूछा, क्या तुम पारस के पापा हो? हाँ, मैं तुम्हें बताने आया हूँ। पारस तुम्हें बहुत याद कर रहा है, उसकी हालत बहुत ही तशवीशनाक है। मैंने उसके जज्बात से खेलने की कोशिश की। उसने कहा, मैं इतनी नादान नहीं हूँ। तुम इस तरह देर तक मेरे दिमाग में रहकर मालूम करना चाहते हो कि मैं अपने भाई से किस तरह राब्ता कायम करती हूँ। बहरहाल तुम्हें मायूसी होगी। देखो सलारा, तुम मास्कमैन की कैद में हो। वो लोग तुम पर जुल्म करेंगे, तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें करेंगे जिनके बाद तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। ऐसी कोई बात नहीं होगी। ये लोग नादान नहीं हैं, इतना समझते हैं कि मुझे ज़रा भी तकलीफ़ पहुंचाएंगे, मुझे कोई चोट आएगी या मैं किसी बीमारी में मुब्तला होकर दिमागी तौर पर कमज़ोर हो जाऊंगी तो ख्याल खानी करने वाले मेरे पास पहुंचेंगे और मेरे भाई का पता और मशीन का सुराख लगा लेंगे। इसका मतलब है तुम्हें मशीन के मुताल्लिक कुछ मालूम है? मुझे कुछ मालूम नहीं है। ज़्यादा बातें ना करो, बस पारस को इतना कहना कि मैं उसे दिन रात याद करती हूँ। दुश्मन मुझे कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखते हैं और मैं बहुत आराम से हूँ। दैट्स ऑल। उसने सांस रोक ली। मैं बाहर चला आया। वाकई मास्कमैन दानिशमंदी से काम ले रहा था। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था और ना ही टेलीपैथी जानने वालों को उसके दिमाग तक पहुंचने का मौका देना चाहता था। मैंने इतनी देर की गुफ्तगू में सिर्फ इतना ही मालूम किया था कि वो शहर में है और गर्म लिबास पहने हुए है। इससे पता चल गया कि वो मास्कमैन के मुल्क में पहुंचा दी गई है। जिस तरह हम ये नहीं चाहते कि कोई टेलीपैथी जानने वाला पैदा हो, उसी तरह सुपर मास्टर ट्रांसफार्मर मशीन किसी दूसरे के कब्जे में देखना नहीं चाहता था। वो उसे ढूंढ निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। अभी तक उसके आदमी कले के आसपास मंडला रहे थे, उस झाड़ी की तरफ भी भेजे जा रहे थे जहां से सुरंग का रास्ता बाहर निकलता था। झाड़ी के अतराफ दूर दूर तक उन्होंने उस जगह का जायजा लिया था। करीबी पहाड़ी के दामन में ऐसा गार था जिसमें शेरों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। आसपास की पहाड़ियों में ऐसे गार भी थे जहां सांपों की बहुतात थी। सुपरमास्टर के आदमी जहां जहां से गुजरते थे वहां खुफिया कैमरे और दूसरे डिटेक्टिव आलात नस्ब करते जाते थे। इन तमाम इलेक्ट्रॉनिक कैमरों और आलात को एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से मुंसलिक किया गया था। वो मशीन एक कैंप में थी। उस कैंप में बैठे हुए लोग एक स्क्रीन पर वहां के तमाम मनासिर देखते थे। उधर से गुजरने वाले इंसानों और जानवरों को साफ तौर पर देखा जाता था। सुपरमास्टर को यकीन था जॉर्ज फ्रीमैन ने वो मशीन कहीं अतराफ में छुपाई है और किसी न किसी दिन उसे लेने आएगा तो इन कैमरों की जद में ज़रूर आएगा। इधर सुपरमास्टर दूसरे की ट्रांसफार्मर मशीन हासिल करने के चक्कर में था, उधर हम उसकी ट्रांसफार्मर मशीन हासिल करने के लिए नए सिरे से फिर जिद्दोजहद शुरू कर चुके थे। आला बीबी अमेरिका पहुंच गई थी, उसके कई चोर भी वहां मौजूद थे। मैं सुपरमास्टर के दिमाग से जो मालूमात हासिल करता था वो आला बीबी तक पहुंचा देता था। उसकी ट्रांसफार्मर मशीन उस तहखाने में नहीं थी जहां एक बार वो जोजो को ले गए थे। हम उस जगह को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने जगह बदल दी थी। अब उस जगह का सुराग लगाना आला बीबी का काम था। हमारा बेटा पेरिस के एक फौजी अस्पताल में था। वहां रसवंती उसे देखने के लिए आना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। इस तरह दुश्मनों को मालूम हो सकता था कि फौजी अस्पताल में कोई ख़ास मरीज़ है जिसका ताल्लुक़ रसवंती और फरहाद से है। मैंने ख्याल खानी के ज़रिए उससे रब्ता कायम किया। फिर कहा, मैंने पारस दोम को अफ्रीका भेजने के सिलसिले में किसी आखिरी फैसले तक पहुंचने के लिए कहा था। तुम्हें 2 घंटे की मोहलत दी थी, अब 2 हफ्ते गुजर गए। मुझे इतना वक्त नहीं मिला कि इस सिलसिले में तुमसे बात कर सकता। मेरा ख्याल है इतने दिनों में तुमने कोई दानिशमंदाना फैसला कर लिया होगा। वो हिचकिचाते हुए बोली, जब मैं पारस अव्वल के कारनामे सुनती हूँ, उसकी तारीफ़ें सभी को करते हुए देखती हूँ,
तो मेरा भी दिल चाहता है कि पारस दोम भी ऐसे कारनामे अंजाम दे। लेकिन जब पारस अव्वल का अंजाम देखती हूँ कि वो अस्पताल में पड़ा है, बड़े बड़े डॉक्टर उसके जिस्म से जहर को बिल्कुल ही ख़त्म करने में नाकाम हो रहे हैं, तो मुझे डर लगता है कहीं मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा। दो ही बातें होंगी, वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा, खा वो इदारे में रहे या इदारे से बाहर। क्या तुमने इस सिलसिले में सोनिया से बात की थी? हाँ, अब से 2 घंटे पहले बात कर चुकी हूँ। वो कह रही थी पारस को अफ्रीका ना भेजा जाए, बल्कि उसे अब मैदान अमल में आना चाहिए, लिहाजा अमरीका भेज दो, लेकिन उसके साथ कोई ना हो। वो पारस अव्वल की तरह तन्हा रहेगा, ख्यालखानी करने वाले उसकी रहनुमाई करेंगे। सोनिया ने सही मशवरा दिया है, इस पर अमल करो, उसे यहाँ से रवाना कर दो। फरहाद प्लीज़, मुझे 1 महीने की मोहलत दो। वो 5 मिनट तक सांस रोक लेता है, कभी कभी 6 मिनट तक पहुँचता है। मैं मज़ीद 1 माह में उसे 7 मिनट तक पहुँचा दूंगी। फिर वो कलाम पाक का आखिरी सिपारा हिफ्ज़ भी कर रहा है। इस माह वो मुकम्मल कलाम पाक का हाफिज़ बन जाएगा। मैं कलाम पाक के हवाले से खामोश हो गया। मैंने कहा ठीक है, आज पहली तारीख है, अगले माह की पहली तारीख को उसे रवाना कर देना। जनाब शेख साहब से कहो फ्रांस की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से उसके लिए एक डिप्लोमा हासिल करें, फ़र्जी नाम से उसके लिए पासपोर्ट और दीगर ज़रूरी कागजात तैयार करवाएं। मेकअप की ज़रूरत नहीं है, वो पहली बार मैदान अमल में आ रहा है, उसे सूरत से कोई नहीं पहचानता। मैंने पारस दोम को मुखातिब किया, उसने फ़ौरन सांस रोक ली। फिर दूसरी बार मुखातिब किया, उसने सांस लेते हुए पूछा, कौन? पापा? मैंने कोड वर्ड्स अदा किए, यस पापा टू किस योर माइंड। वो एक बड़ी सी इंसाइक्लोपीडिया पर झुका हुआ था। उसने एक जगह उंगली रखते हुए कहा, मैं सांपों के जहर के मुतालिक स्टडी कर रहा हूँ। इससे पहले भी आप लोगों ने टेलीपैथी और तनवीमी अमल के ज़रिए हमारे दिमाग में ऐसी मालूमात नक्श करा दी हैं। अब मुसलसल 2 माह से पारस अव्वल के साथ हैं। इससे अंदाज़ा होता है अभी वो नॉर्मल नहीं हुआ है। तुम दुरुस्त समझ रहे हो। अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे अस्पताल आने का मौका दें। मैं पारस अव्वल का केस किसी दूसरे पहलू से देख रहा हूँ। बेटे, किस पहलू से देख रहे हो? ये अपनी अपनी जहानत और अपने अपने नुक्ता नज़र की बात है। अगर आप मेरी सलाहियतों को आजमाना चाहते हैं तो अस्पताल बुलवा लीजिए। मैंने तुम्हारी मामा को बड़ी मुश्किलों से राज़ी किया है। वो ठीक 1 माह बाद तुम्हें अमेरिका रवाना करेंगी। अब यहाँ के एक फ़ौजी अस्पताल में बुलाने के लिए फिर तुम्हारी माँ के सामने पापड़ बेलने पड़ेंगे। आप फिक्र ना करें, मैं मामा को समझा लूँगा। फिर तो कोई बात नहीं, जब चाहे चले आओ। उसी वक्त रसवंती उस लाइब्रेरी में पहुंची। पारस दोम ने उसे देखते ही दोनों बाजू फैला दिए और कहा, ओ मामा, अभी याद कर रहा था और आप पहुंच गईं। वो आगे बढ़कर जवान बेटे के बाजुओं में समा गई, फिर उसे चूमती हुई बोली, कोई ख़ास बात है? पारस ने धीमी सरगोशी में कहा, मामा आप चाहती हैं ना कि मैं पारस अव्वल पर बरतरी हासिल कर लूं, उससे भी आगे निकल जाऊं? हाँ बेटे, जिस दिन तुम ये साबित करोगे मैं तुम पर नाज करूंगी, दुनिया वालों को बताऊंगी कि ऐसा बेटा किसी माँ ने पैदा नहीं किया होगा। पारस ने इंसाइक्लोपीडिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, अभी मैं सांपों के मुताल्लिक स्टडी कर रहा था। यूं भी आप लोगों ने बहुत सी मालूमात मेरे दिमाग में नक्श करा दी हैं। आप जानती हैं मैं क्या करने वाला हूं? रसवंती ने परेशान होकर पूछा, ये सांपों की बात क्यों कर रहे हो? आखिर क्या करना चाहते हो? मैं 1 हफ्ते के अंदर ये साबित करना चाहता हूं कि सिर्फ अपने भाई पारस ही से नहीं, अपने पापा से भी सलाहियतों में आगे हूं। रसवंती ने खुश होकर उसकी पेशानी चूम ली, फिर पूछा, सच कह रहे हो ना? हाँ मामा, मुझे यहाँ से पेरिस के फ़ौजी अस्पताल में जाना होगा। वहाँ बड़े बड़े तजुर्बाकार डॉक्टर पारस का इलाज कर रहे हैं और वो नॉर्मल नहीं हो रहा है। पापा भी परेशान हैं, उनकी जहानत भी काम नहीं आ रही है। ऐसे में मैं अगर जहानत का मुजाहरा करूँ तो? रसवंती ने उसकी बलाएं लीं, फिर सर पर आंचल रख कर बोली, बस आगे कुछ ना कहो। मैं अपने बेटे को पेरिस के फ़ौजी अस्पताल तक जाने की इजाज़त दे सकती हूँ। तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी नमाज पढ़ने के बाद दुआएं मांगूंगी। वो वहाँ से जाने लगी। अगर मैं पारस दोम को पेरिस बुलाना चाहता तो वो इतनी जल्दी राज़ी ना होती। 2-4 दिन तक ज़रूर बहस करती रहती। उसका दिल बेटे को बाहर भेजने से खौफज़दा रहता, लेकिन खुद बेटे ने उसके अंदर मुकाबले का जज्बा पैदा किया था और उसे यकीन दिलाया था कि वो पारस अव्वल से बरतरी हासिल कर लेगा। वो फ़ौरन राज़ी हो गई। वो अपनी माँ की आदतों को अच्छी तरह समझता था, इसीलिए चंद मिनटों में ही उसे राज़ी कर चुका था। मेरे दोनों बेटे एक दूसरे से किसी तरह कम नहीं थे। दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क था कि पारस अव्वल जिंदा दिल था
और पारस दोम बहुत ही संजीदा और खुश्क मिजाज था। बहुत कम बोलता था, काम की बातें करता था और उन बातों ही से अपना काम निकाल लेता था। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी देखकर कोई उसे मुखातिब नहीं करता था। उसकी पैदा करने वाली माँ ने भी शायद ही उसे मुस्कुराते देखा हो। पारस अव्वल ने उसके मुताल्लिक दुरुस्त कहा था कि वो 24 घंटे में सिर्फ 2 बार मुस्कुराता है, एक सुबह और दूसरे रात को सोने से पहले दांतों में ब्रश करते वक्त। इस तरह उसके दांत दिखाई देते हैं और हम अपनी तसल्ली कर लेते हैं कि बच्चा मुस्कुरा रहा है। मैंने थोड़ी देर बाद रसवंती से कहा, अभी मैं पारस दोम के पास गया था, वो कह रहा है कि हमारे पास फौजी अस्पताल में आएगा। रसवंती ने फखर से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे तजुर्बेकार डॉक्टर नाकाम हो गए हैं, अब मेरा बेटा अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेगा। हमारा बेटा डॉक्टर नहीं है, आखिर वो क्या करेगा? ये सवाल मैंने अपने बेटे से नहीं किया, तुम भी नहीं करोगे। हमें अपनी औलाद पर पूरा भरोसा होना चाहिए। आने वाला वक्त बताएगा कि मेरे बेटे को सब दोम कहते हैं, लेकिन वो हर मुकाबले, हर आजमाइश में अव्वल रहेगा। मैंने दिल ही दिल में कहा, चलो अच्छा है, वो इसी जज्बे से पारस दोम को मैदान अमल में जाने की इजाज़त तो दे रही है। पारस के लिए 2 डॉक्टर हमेशा ड्यूटी पर रहते थे। जब 2 की ड्यूटी ख़त्म होती तो दूसरे 2 डॉक्टर चले आते थे। ये चारों बहुत ही तजुर्बेकार थे, पूरी तवज्जो से उसका इलाज कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि 1 हफ्ते में उसके अंदर से जहर के तमाम असरात ख़त्म कर देंगे। जिस रोज़ पारस को अस्पताल पहुंचाया गया, उसके दूसरे दिन सर थॉमस जॉनसन अपनी सियाफाम बीवी के साथ पेरिस पहुंच गए। इंटेलिजेंस वालों ने उन्हें पहले अस्पताल नहीं जाने दिया। उन मियाँ बीवी को अपने आला अफसर के बंगले में ले गए। वहाँ उन्हें मेरे और पारस के मुताल्लिक बताया गया। उन्हें ताकीद की गई कि अभी अपनी बेटी को यहाँ से ले जाने की जिद नहीं करेंगे। दूसरी ताकीद ये की गई कि यहाँ से जाने के बाद वो फरहाद और पारस का नाम किसी के सामने नहीं लेंगे। सर थॉमस जॉनसन ने कहा, लंदन में मेरे कितने ही अजीज़ और दोस्त अहबाब मेरी बेटी को देखने के लिए बेताब हैं। मैंने उनसे कहा है कि अपनी मारिया को लेकर आ रहा हूँ। उसकी आमद पर हम जश्न मनाने वाले हैं। अगर मैं उसके बगैर जाऊँगा तो उन्हें क्या जवाब दूंगा? आप सीधी सी बात कह सकते हैं कि सपेरों ने आपकी बेटी को एक जहरीली लड़की बना दिया है। पेरिस के डॉक्टर बड़ी तेज़ी से उसका इलाज कर रहे हैं। जब तक उसका जहर ख़त्म नहीं होगा, उसे किसी सोसाइटी में ले जाना और अपने अजीज़ व ग़ारिब से मुलाकात कराना बहुत ही ख़तरनाक होगा। वो किसी वक्त भी गुस्से में आकर किसी को भी डस लेगी। ये सुनकर मारिया की मार रोने लगी। सर थॉमस जॉनसन ने कहा, हमने बहुत पहले ही मालूम कर लिया था कि हमारी बेटी को जहरीली बनाया गया है। मैंने अपने 2 आदमी उस बस्ती में भेजे थे। बेचारे दोनों मारे गए। मेरी बेटी को वापस न ला सके। क्या वाकई वो इस कदर जहरीली है कि अपने करीबी रिश्तों का भी लिहाज नहीं करेगी? वो बहुत मासूम है, किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जब गुस्सा आता है तो वो बेख्तियार किसी को भी काट लेती है। ऑफिसर, अगर ऐसी बात है तो हम मोहतात रहेंगे। हम उसके वालिदैन होने के नाते से उसका इलाज खुद कराने का हक रखते हैं। लंदन में बड़े नामी ग्रामी डॉक्टर्स हैं, वो हमारी बेटी का कामयाबी से इलाज करेंगे। फिर क्या ज़रूरी है कि उसे पेरिस में रखें? बहुत ज़रूरी है। उसने फराज साहब के बेटे को डस लिया है। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक पारस उसके जहर से मुतासिर है, लिहाजा उस लड़की से भी मुतासिर है। वो मारिया की आंखों के ज़ेरे असर रहता है, उसकी हर बात मानता है, दूसरों की बातें न सुनता है, न समझता है, न उन पर अमल करता है। इन हालात में आप बेटी को ले जाएंगे तो पारस की जान खतरे में होगी। हम उसका माकूल इलाज नहीं कर सकेंगे। दूसरे अफसर ने कहा, आप इसी बात को दूसरे पहलू से समझने की कोशिश करें। खुदा न खास्ता पारस को उसके जहर ने मार दिया तो फिर आपकी बेटी उसकी कातिल कहलाएगी और कानून की मुजरिम। लिहाजा हमें मौका दीजिए। हम आपकी बेटी को कानून की गिरफ्त में आने से पहले पारस का कामयाब इलाज करेंगे। इस तरह पारस मौत से और आपकी बेटी कानून से महफूज रहेगी। ये बात सर थॉमस जॉनसन की समझ में आ गई। वो फौजी जवानों की निगरानी में अस्पताल पहुंचे। मुझसे मुलाकात हुई। उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया। फिर हमने मारिया को उनसे मिलाया। उसे देखते ही माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए। बाप ने रोते हुए कहा, ओह, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी इतनी खूबसूरत, इतनी मासूम होगी। कौन कहता है तुम जहरीली हो? नहीं नहीं बेटी, तुम जैसी भी हो, हमारे लिए नई जिंदगी का पैगाम लाई हो। वो बेखतर आगे बढ़ा। फिर उसने बेटी के चेहरे को दोनों हाथों से थामकर उसकी पेशानी को चूम लिया। माँ ने भी आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वो माँ से अलग होकर बोली, मैं शहरी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ समझने लगी हूँ।
तुम्हें पहली मुलाकात में इस तरह गले लगकर नहीं रोना चाहिए। मुझसे मुसाफा करते हुए कहना चाहिए, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैं भी जवाब में कहूंगी, मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हो रही है। उसकी बात पर माँ रोते रोते मुस्कुराने लगी। बाप ने फौरन ही मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, हमारी बेटी तो हमसे भी ज्यादा समझदार है। मारिया ने भी मुसाफा करते हुए कहा, अब मेरे दोस्त से मिलो। ये पारस है, मेरा बॉयफ्रेंड। मैं इससे मोहब्बत करती हूं। दोनों ने पारस को देखा। वो बिस्तर पर सो रहा था, गहरी नींद में था। सर थॉमस जॉनसन ने खुश होकर कहा, ओ गॉड, हमारी बेटी तो मोहब्बत को भी समझती है, और जो मोहब्बत को समझता हो वो किसी के खिलाफ जहर नहीं उगलता। माँ ने कहा, मरीज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आओ बेटी, हम दूसरे कमरे में बैठकर बातें करें। वो एकदम से पीछे हटकर बोली, मैं पारस को छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मैंने तुम्हें समझाया है, अगर कोई ज़रूरत हो तो पारस को थोड़ी देर के लिए तन्हा छोड़ देना चाहिए। जैसे डॉक्टर इसका मुआयना करने के लिए दूसरे कमरे में ले जाते हैं तो तुम उससे जुदा हो जाती हो। इस वक्त तुम्हारे वालिदैन तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम्हारा फ़र्ज़ है इनके साथ खूब घुल मिल कर बातें करो। तुम तो बहुत अच्छी बेटी हो, हर बात समझ लेती हो। ये उसकी कमज़ोरी थी, इतनी तारीफ़ें सुनकर बात मान लेती थी। वो वालिदैन के साथ दूसरे कमरे में चली गई। उससे मिलकर और उसके साथ घंटों बातें करने के बाद भी माँ बाप का दिल नहीं भर रहा था। सर थॉमस जॉनसन ने कहा, मिस्टर फरहाद, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमें खुसूसी इजाज़त दिलाएं ताकि हम यहाँ रोज़ अपनी बेटी से मिलने आ सकें। मैंने कहा, यह उसी वक्त मुमकिन है जब आप फौजी अस्पताल के अहाते से बाहर न जाएं और यहीं क़याम करें। हमें एक दिन के लिए लंदन जाना होगा। वहाँ तमाम दोस्त अजीज़ व क़ारिब हमारी बेटी का इंतज़ार कर रहे हैं। हमें उनके दरमियान जाकर वजाहत करना होगी कि हालात क्या हैं। बेशक एक दिन के लिए जाएं, लेकिन वापस आने के बाद इस अस्पताल के अहाते से बाहर ना जाएं। आखिर इतनी सख्ती क्यों की जा रही है? आप हमारे हालात से वाकिफ़ नहीं हैं। इतना समझ लीजिए कि आप बार बार जाएंगे आएंगे तो दुश्मन किसी दिन आपको ट्रैप कर लेंगे, फिर आपके मेकअप में यहाँ आकर मेरे बेटे को नुकसान पहुँचाएंगे। माई गॉड, आपके दुश्मन क्या इतने चालाक और ख़तरनाक हैं? जी हाँ, आप इतना ही समझ लें कि आने वाला कोई भी लम्हा मेरा दुश्मन बन जाता है और मैं एहतियाती तदाबीर करता रहता हूँ। वो दोनों एक दिन के लिए लंदन गए, फिर वापस आ गए। मैंने अस्पताल के अहाते में उनकी रिहाइश का इंतज़ाम करा दिया। यूं भी माँ बाप का करीब रहना ज़रूरी था ताकि मारिया उनसे मोहब्बत करती रहे और मुतासिर होती रहे, उनकी तहजीब और तौर तरीक़ों को अच्छी तरह समझती रहे। एक हफ्ते के मुसलसल इलाज के बाद पारस कुछ नॉर्मल हुआ। उसने मुझे पहचानते हुए संजीदगी से हाथ उठाकर सलाम किया, फिर मुसाफा किया। मुझे उसकी संजीदगी गरां गुजर रही थी। वो बहुत ही जिंदा दिल लड़का था, खुद हंसता था और दूसरों को हंसाता रहता था। इस पर भी मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। वो अब नॉर्मल हो चला था। लेकिन 12वें दिन डॉक्टर ने तशवीश का इजहार किया। मैंने पूछा, क्या बात है? उन्होंने कहा, हमारी समझ में नहीं आता। हमने अपनी दानिश में इसके अंदर से सारा जहर ख़त्म कर दिया था, लेकिन फिर थोड़ी सी मकदार में जहर पैदा हो गया है। ये ब्लड कैंसर जैसा केस है। जिसे ये कैंसर हो जाता है उसके अंदर का सारा जहरीला खून निकाल कर दूसरा खून दिया जाता है, मगर तिब्बी नुक्ता नज़र से ये बात गलत है कि सारा खून निकाल लिया जाता है। किसी भी शख्स के अंदर से खून का आखिरी ख़तरा भी निकाल लें तो फिर वो जिंदा कैसे रहेगा? कुछ तो खून रह जाता है। इस तरह हम जो इसके अंदर जहर की सफाई कर रहे हैं तो इसका भी एक आध ख़तरा रह जाता है। हमें नए सिरे से सोचना, समझना और अमल करना होगा। हम इसके अंदर से जहर का आखिरी ख़तरा भी निकालने की कोशिश करेंगे। मैं अपने बेटे की हालत देखकर तशवीश में मुब्तला रहता था। वो सिर्फ एक दिन के लिए नॉर्मल हुआ था, उसके बाद फिर हमसे बेगाना हो गया था। कभी होश की बातें करता था और कभी दीवानों की तरह सिर्फ मारिया को पहचानता था और सारी दुनिया को भूल जाता था। 2 हफ्ते बाद डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी, हम अपने तौर पर कामयाब हैं। 2 हफ्ते में पारस दोबारा नॉर्मल हुआ और उसका नॉर्मल होना हमारी कामयाबी की दलील है। लेकिन जाने क्यों फिर उस पर दीवानगी तारी हो जाती है। इसका मतलब है कि इसके अंदर नए सिरे से जहर पहुंचाया जाता है। ये जहर या तो मारिया पहुंचाती है या आपके दुश्मन। डॉक्टरों की इस बात ने मुझे चौंका दिया। ये फौजी अस्पताल था, लेकिन इससे क्या होता है? दुश्मन तो कब्र में भी पहुंच जाते हैं। पहले हमने इस बात को अहमियत दी कि मारिया ऐसा कर सकती है, लेकिन इस सिलसिले में अहम बात यह थी कि पारस के जिस्म के किसी हिस्से में उसके दांतों के निशान नहीं थे। मैंने उससे बड़ी मोहब्बत से पूछा, बेटी, अगर तुम इसके जिस्म के किसी हिस्से में दांत लगाती हो
या किसी तरह इसके अंदर जहर पहुंचाती हो तो मुझसे ना छुपाओ। ये तुम्हारा दोस्त है, तुम इससे मोहब्बत करती हो। मैं हमेशा इसे तुम्हारे साथ रखूंगा, तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त दूंगा, लेकिन मुझसे कोई बात ना छुपाओ। उसने पारस के सर पर हाथ रखकर और उसके एक हाथ को अपने सीने पर रखकर कहा, पापा मैं कसम खाकर कहती हूं, मैं इसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं मर जाऊंगी मगर इसे मारने के बारे में कभी नहीं सोचूंगी। मैंने ऐसी कोई हिमाकत नहीं की है। जब मैं इसके करीब आती हूं तो इस बात का खास ख्याल रखती हूं कि मेरे दांत और नाखून इसके जिस्म से लगने ना पाएं। इसमें शुबा नहीं कि वो मेरे बेटे को दिलो जान से चाहती थी, उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। लिहाजा मुझे दुश्मनों के मुताल्लिक सोचना पड़ा। मैंने वहां के अफसरान से कहा, निगरानी में सख्ती करती जाए, मेरे बेटे के पास आने वालों और मेरे बेटे की दवाइयाँ तैयार करने वालों पर कड़ी नज़र रखें। मैं वैसे भी हर एक के दिमाग में पहुंचकर अपनी तसल्ली किया करता था, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि मेरी नींद के दौरान या किसी मसरूफियत के वक्त कोई यहाँ आता हो और दवा में तब्दीली कर देता हो। उस रोज़ से मैं और ज़्यादा मोहतात हो गया। मैंने रसवंती से कहा, मेरी नींद या मसरूफियत के दौरान तुम अस्पताल के एक एक फ़र्द के दिमाग में आती जाती रहा करोगी। फिर मैंने पारस दोम को मुखातिब करके पूछा, तुम यहाँ आने वाले थे, अब तक क्या कर रहे हो? पापा सिर्फ एक दिन की मोहलत चाहिए, मैं ज़रा तैयारियों के साथ आ रहा हूँ। ठीक है, परसों यहाँ के अफसरान बाबा साहब के इदारे में जाएंगे और तुम्हें अपनी निगरानी में लेकर आएंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? दुश्मन जो हमारी निगरानी कर रहे हैं, क्या वो ये नहीं समझेंगे कि यहाँ से पारस दोम जा रहा है और अस्पताल पहुँच रहा है? फिर उन्हें ये देखने और समझने में देर नहीं लगेगी कि दोनों पारस एक ही जगह हैं। मैंने दोनों हाथों से सर थाम लिया, फिर परेशान होकर कहा, बेटे दीवानगी ने मुझे सोचने समझने के काबिल नहीं छोड़ा है। तुम दुरुस्त कहते हो। यूं भी पारस अव्वल मैदान अमल में आया तो मैंने उसके मामलात में मुदाखलत नहीं की, लिहाजा तुम्हारे मामलात में भी कुछ नहीं कहूँगा। तुम जिस तरह आना चाहो चले आओ। मैं किस तरह आऊँगा ये एक लंबी तफसील होगी। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि परसों एक अनाड़ी की तरह अस्पताल में दाखिल होने की कोशिश करूंगा और जानबूझकर पकड़ा जाऊंगा। जब आपको इत्तला मिले तो मुझे अपने पास बुला लीजिएगा। मैंने खुश होकर कहा, बहुत अच्छी तदबीर है। इस तरह दुश्मन तुम्हें कभी पारस दोम नहीं समझेंगे। वो यही समझेंगे कि किसी तंजीम या किसी बड़े मुल्क की तरफ से किसी को भेजा गया था जो पकड़ा गया है। मैंने बेटे से राब्ता ख़त्म कर दिया। अगर मैं चाहता तो अस्पताल में ड्यूटी देने वाले तमाम फौजी अफसरान और दूसरे फौजी जवानों को ये बता देता कि मेरा बेटा यहाँ किस तरह दाखिल होने वाला है। उन्हें भी उसकी तरह ड्रामा प्ले करते हुए उसे गिरफ्तार करके किस तरह मेरे सामने पहुँचाना है। लेकिन ऐसा वक्त से पहले कहना मुनासिब नहीं था। कोई भी फौजी अफसर या जवान किसी दुश्मन का एजेंट हो सकता था और इस तरह पारस को नुकसान पहुँच सकता था। लिहाजा मैंने खामोशी इख्तियार की, पारस को उसके अपने तरीक़ेकार पर अमल करने के लिए छोड़ दिया। इस फौजी अस्पताल के इहाते में छोटे छोटे स्पेशल कॉटेजेस बने हुए थे। फौज का कोई आला अफसर बीमार होता तो उसे ऐसे कॉटेज में रखा जाता था। वहाँ मुसल्लह फौजियों का पहरा होता था। अस्पताल के ख़ास डॉक्टर, नर्सें और वार्ड बॉयज़ के सिवा कोई इन कॉटेजेस में नहीं जा सकता था। पारस को ऐसे ही एक स्पेशल कॉटेज में रखा गया था। मैं वहाँ आने वाले ख़ास डॉक्टरों, नर्सों और वार्ड बॉयज़ को चेक करता था, उनके दिमागों में रहता था। एहतियातन मारिया की माँ और बाप के दिमाग को भी टटोलता रहता था। इस बात की गुंजाइश थी कि कोई भी दुश्मन तनवीमी अमल के ज़रिए उन्हें अपना आलाएकार बना सकता था। पारस का खून तब्दील करने और उसका इलाज करने के सिलसिले में उसे अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों में कभी कभी ले जाया जाता था। वहाँ अस्पताल के बहुत से लोगों से मेरा वास्ता पड़ता था। मैं, रसवंती और आर्मर उन तमाम लोगों के दिमागों को पढ़ते रहते थे। इतनी कोशिश के बावजूद कोई साजिश करने वाला नज़रों में नहीं आ रहा था। आखिर रसवंती ने कहा, मेरी बात मानो तो कोई दुश्मन पारस अव्वल के जिस्म में जहर इंजेक्ट नहीं कर रहा है, ये मारिया का काम है। लेकिन मारिया कसम खा रही है, वो पारस को दिलो जान से चाहती है। मैं यकीन से कहता हूँ पारस को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। बेशक जानबूझकर नुकसान नहीं पहुँचाएगी, लेकिन प्यार से तो पहुँचा सकती है। क्या मतलब? अब तुम बूढ़े हो चले हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। क्या इतना नहीं समझते कि दो चाहने वाले एक दूसरे को किस तरह प्यार करते होंगे और इस प्यार के जरिए किस तरह मारिया का जहर पारस में मुंतकिल होता होगा? रसवंती की बात ने मुझे चौंका दिया। मुझे ये बात याद आई, किस तरह मारिया ने एक बार अपनी हथेली पर अपने मुंह का लुआब रखा था और उसमें चूंटे को छोड़ दिया था। चूंटा फौरन ही साकित हो गया था, यानी वो जबान और होठों से भी जहर पहुंचा सकती थी। वो अपनी जगह मासूम थी।
उसे कभी जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन अनजानेपन में मोहब्बत के जरिए नुकसान पहुंचा रही थी। अब एक ही रास्ता था कि उसे पारस से अलग कर दिया जाए। मैंने डॉक्टरों से मशवरा किया। एक डॉक्टर ने कहा, आखिरी रास्ता यही है, सांप को मार दिया जाए या उसे इंसानों से दूर रखा जाए। लेकिन इसके नुकसानात भी हैं। जिस तरह नशा करने वाले अफीम, चर्स और हीरोइन के आदी हो जाते हैं, उसके बगैर रह नहीं सकते, जुनून में मुब्तला रहते हैं। यही हालत पारस अव्वल की है। वो फिलहाल मारिया के बगैर नहीं रह सकेगा। हम रफ्ता रफ्ता उसके जिस्म से जहर के असरात ख़त्म कर देंगे तो मारिया का असर भी कुछ कम होता जाएगा। दूसरे डॉक्टर ने कहा, हम यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन अपनी कोशिशों से इस कदर नॉर्मल कर देंगे कि मारिया की कशिश बराए नाम रह जाएगी। तीसरे डॉक्टर ने कहा, फिर हम मारिया का भी इलाज कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि उसके जिस्म से भी जहर की मिक़दार कम से कम होती जाए। अगर आप उसे पारस अव्वल से अलग करेंगे तो वो गुस्से में आएगी, फिर सबके लिए ख़तरा बन जाएगी। उसे हमेशा जंजीरों में जकड़ कर रखना होगा और ऐसे में उसका इलाज मुश्किल हो जाएगा। मैं पारस के कॉटेज में था। उसके कमरे में मारिया भी मौजूद थी। मैं समझ रहा था मेरी मौजूदगी मारिया पर गरां गुजर रही है। वो पारस के साथ तन्हाई चाहती है, लेकिन मैं अपनी फिक्र में था। सोच रहा था इसे किस तरह समझाऊं कि वो ऐसी मोहब्बत ना करे। मेरे बेटे को नुकसान पहुंचता है। इस वक्त पारस अव्वल नॉर्मल था, मुझे पहचान रहा था। कभी कभी मुझसे दो चार बातें कर लेता था। मैं उसकी मौजूदगी में मारिया से ऐसी बात नहीं कह सकता था। ऐसे में फ़ोन की घंटी सुनाई दी। मैंने अपनी जगह से उठकर टेलीफोन के पास आकर रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से पारस दोम की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, हेलो पापा, क्या आप मेरे पास आ सकते हैं? आ रहा हूँ, रिसीवर रखो। मैंने भी रिसीवर रख दिया। उसके दिमाग में पहुंचकर पूछा, क्या बात है, कल आ रहे हो ना? आऊँगा, लेकिन प्रोग्राम बदल चुका है। मुझे मालूम हो गया है कि पारस के जिस्म में जहर किस तरह पहुंच रहा है। मैं अपनी एक तदबीर आजमाना चाहता हूं। क्या आप मेरा साथ देंगे? बेटा, ये कोई पूछने की बात है? तुम क्या चाहते हो? मारिया को समझाइए कि दुश्मनों से खतरा है, इसलिए पारस को छुपाने के लिए उसके चेहरे पर मेकअप किया जा रहा है। मैं उसे समझाऊंगा, बल्कि उसकी तसल्ली के लिए उसके सामने ही पारस के चेहरे पर मेकअप करूंगा। और बोलो, आप पारस अव्वल के चेहरे पर मेरा मेकअप कीजिए, यानी उसे पारस दोम बनाइए। मैंने ताज्जुब से पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? अपने भाई की जगह लेना चाहता हूं। मैं मालूम करूंगा कि पारस के जिस्म में जहर किस तरह पहुंचता है। क्या तुमने होश में रहकर यह तदबीर सोची है? क्या तुमने इस पहलू पर गौर नहीं किया कि मारिया तुम्हें पारस अव्वल समझकर तुम्हारे जिस्म में अपना जहर पहुंचा सकती है? आप मेरी फिक्र ना करें, मारिया का जहर मुझ पर असर नहीं करेगा। क्या तुम जहर प्रूफ हो चुके हो? ऐसी बात नहीं है। आप मेरी तरफ से मुतमईन रहें, मैं अपनी हिफाजत कर लूंगा। आप जरा गौर फरमाएं, पारस अव्वल अपने होश व हवास में नहीं रहता। जब नॉर्मल होता है तो कोई दानिशमंदी की बात नहीं कर सकता, ना ही अपना बचाव कर सकता है, बल्कि वो बुरी तरह मारिया की तरफ माइल है। अगर मैं उसकी जगह आ जाऊं तो होश व हवास में रहूंगा। मैं मारिया को अपने नुक्ता नज़र से समझाऊंगा, अपनी मोहब्बत का वास्ता दूंगा। वो मोहब्बत करने से और तारीफ करने से खुश हो जाती है, हर बात मान लेती है। आप मेरी इस तदबीर पर अमल करें प्लीज़। मैंने उसकी बात मान ली। मारिया के वालिदैन को और डॉक्टरों को बताया कि उसके जहर से पारस को महफूज रखने के लिए हम किस तदबीर पर अमल कर रहे हैं। फिर उन सब ने मारिया को समझाया कि पारस के चेहरे पर मेकअप करना ज़रूरी है ताकि दुश्मन उसे पहचान ना सकें। जब सब ने उसे समझाया तो बात समझ में आ गई। मैंने मेकअप का सामान मंगवाया और पारस अव्वल के चेहरे पर दूसरे बेटे का मेकअप कर दिया। मारिया हैरानी से देख रही थी। जब मेकअप मुकम्मल हो गया तो उसने हैरत से चीख कर कहा, अरे मेरा पारस कहाँ गया? वो तो नजर नहीं आ रहा है। सर थॉमस जॉनसन ने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी यही पारस है। देखो, जब तुम मोहब्बत करने वाली इसे नहीं पहचान सकती हो तो दुश्मन भी नहीं पहचानेंगे। इस तरह ये महफूज रहेगा। वो पारस के पास जाकर बैठ गई। उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर पूछा, क्या तुम मेरे वही पारस हो? हाँ, मैं वही हूं। मैं मेकअप के दौरान आईना देखता रहा हूं। मुझे मालूम है कि चेहरा बदल गया है। ये कहकर वो जरा चुप हुआ, फिर कुछ सोचते हुए मुझे देखते हुए बोला, पापा जरा आईना दिखाइए। मैंने फिर आईना दिखाया। उसने कहा, यह चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मालूम होता है मैं इसे पहले भी देख चुका हूं। तुम बहुत सी सूरतें भूल चुके हो, रफ्ता रफ्ता सब याद आ जाएगा। अभी दिमाग पर जोर न डालो।
कि ये किसका चेहरा है। उसने आंखें बंद कर लीं। मैं उसके अंदर पहुंच गया। वो दिमाग पर जोर डाल रहा था। समझाने के बावजूद सोचने से बास नहीं आ रहा था। दोनों भाई साथ रहते आए थे, एक साथ हर तरह के इल्म और हुनर हासिल करते रहे थे। ऐसे में इतना शनासा चेहरा भी याद ना आए तो परेशानी होती है, सर दुखने लगता है। मुझे उसके दिमाग में जगह मिलती थी और मैं उसकी सोच की लहरों को काबू में भी कर सकता था, लेकिन मैंने उसे थपक थपक कर थोड़ी देर के लिए सुला दिया। बड़ी हद तक यकीन हो चुका था कि इस फौजी अस्पताल में कोई दुश्मन मेरे बेटे के खिलाफ साजिश नहीं कर रहा है। इसके बावजूद हम मोहतात थे। पारस दोम को एक एम्बुलेंस में मरीज बनाकर अस्पताल के अंदर लाया गया। पारस अव्वल के चेहरे पर मेकअप करने के बाद उसे वही लिबास पहनाया गया जो पारस दोम के पास था। हमारे प्रोग्राम के मुताबिक सर थॉमस जॉनसन ने कहा, बेटी हम सुबह लंदन के लिए जा रहे हैं, आज रात का खाना तुम हमारे साथ खाओ। वो पारस के साथ बैठकर खाती थी। उसे खाते वक्त तन्हा छोड़ना नहीं चाहती थी। जब हमने समझाया तो वो राजी हो गई। दूसरे कमरे में जाकर अपने वालिदैन के साथ खाने लगी। ऐसे ही वक्त हमने पारस अव्वल को वहां से हटा दिया। पारस दोम आकर उसके बिस्तर पर लेट गया। वो मुझे अपने तरीक़ेकार के मुतालिक पूरी तफसील बता चुका था। मैंने उसके शाने को थपकते हुए कहा, मुझे अपने दोनों बेटों पर नाज है।